वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। स्टूडेंट, हम एसीएफ फॉरेस्ट ऑफिसर रेंजर फर्स्ट ग्रेड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर 2014 का है एंड बॉटनी सब्जेक्ट से है। पिछले वीडियो में हमने फिजियोलॉजी टॉपिक में से जो क्वेश्चंस बने थे उनको सॉल्व किया है। अब हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, यदि आप एसीएफ की नहीं लेकिन बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सेकेंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। एमसीक्यूज है इसमें। एमसीक्यूज को हम जितना सॉल्व करते हैं हमारी अपने टॉपिक पर उतनी ज्यादा समझ बढ़ती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन इरिगेटेड क्रॉप प्लांट्स ड्यूरिंग नॉर्मल डे लाइट कंडीशन। सामान्य दिन के प्रकाश की अवस्था में सिंचित फसली पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु सीमाकारी कारक कौन सा है। अब यहाँ पर हमें को कंडीशन दे रखी है नॉर्मल डे लाइट कंडीशन, ठीक है, और हमने अपनी क्रॉप्स को वेल इरिगेटेड कर रखा है। तो अब कौन सा फैक्टर लिमिटिंग हो जाएगा कि उस फैक्टर को जब हम बढ़ाएंगे तब नेट फोटोसिंथेसिस रेट NPR बढ़ेगी। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं प्रकाश, ताप, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। जल हमने प्रॉपर इरिगेटेड कर रखा है अपनी फसल को, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नॉर्मल डे लाइट कंडीशन है, मीन्स प्रकाश और ताप जो है जितना प्लांट को चाहिए जितना मिल सकता है वो उसको मिल रहा है। तो अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम इसकी कंसेंट्रेशन को राइज करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ जाएगी। तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। ऑक्सेनोमीटर प्रयुक्त किया जाता है ऑक्सीजन सांद्रता मापने हेतु, एंजाइम क्रिया मापने हेतु, विभेदन मापने हेतु या वृद्धि मापने हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सेनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर प्लांट ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज nodules with nitrogen fixing bacteria are found in the roots of। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु की ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं चुकंदर की जड़ों पर, मटर की जड़ों पर, सरसों की जड़ों पर या गन्ने की जड़ों पर। अब नोड्यूल्स जो है एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो दलहनी पादप जो होते हैं लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं, उनकी जड़ों में नोड्यूल्स या गांठें बना देते हैं। ठीक है, तो अब आंसर हो गया मटर की जड़ों पर, क्योंकि मटर जो है दलहनी फसलों में आता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन में दलहनी फसलें भी आ सकता था, लेग्यूमिनोसी भी करके आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू स्टडी जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स। निम्न में से कौन सा यंत्र गुरुत्वानुवर्ती गतियों के अध्ययन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। गैल्वेनोमीटर, फोटोमीटर, क्लाइनोस्टेट और थर्मोस्टेट। अब स्टूडेंट आपको पता है थर्मोस्टेट जो है टेम्परेचर कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। फोटोमीटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आते हैं उनके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड गैल्वेनोमीटर बहुत कम जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको देखने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। सो क्लाइनोस्टेट इज द आंसर, जो कि यूज किया जाता है गुरुत्वानुवर्ती गतियों को देखने के लिए। इसमें ऐसे एक व्हील होता है रोटेटिंग, दिस इज अ स्टैंड, एक्साइल रोड है ये, इस पर हम आगे की ओर अपना प्लांट जो है वो फिक्स कर देते हैं और इसको जब रोटेट करते हैं, रोटेशन बहुत ही स्लो होता है, नियरली 1 आवर में हम 4 रोटेशन देते हैं। इतना स्लो रोटेशन करने के बाद छोड़ दिया जाता है, तो कुछ समय बाद जब हम देखते हैं तो प्लांट जो है ऊपर की ओर ऐसे घूम जाता है। रोटेशन देने से ये होता है कि चारों तरफ से ग्रेविटी का इफेक्ट है नेग्लिजिबल हो गया। ठीक है, अब हम प्लांट को छोड़ देंगे तो प्लांट का टिप से ऊपर की ओर घूम जाता है। ये बताता है कि स्टेम जो है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। निम्न में से स्वतंत्र रूप से रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। एजेक्टोबैक्टर, माइक्रोकोकस, राइजोबियम या थायोबैसिलस। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है बट ये फ्री लिविंग नहीं है। थायोबैसिलस एंड माइक्रोकोकस ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है। आंसर इज एजेक्टोबैक्टर। Thick layer of cuticle and sunken stomata are characteristic features of।
क्यूटिकल की मोटी परत व गर्ती रंध्र विशिष्ट लक्षण है। जलोद्भिद पादपों के, समोद्भिद पादपों के, छायारागी पादपों के या मरुद्भिद पादपों के। तो ये जो लक्षण है ये जीरोफिटिक या मरुद्भिद पादप के होते हैं। इनसे ट्रांसपीरेशन रेट जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक प्लांट हार्मोन? निम्न में से संश्लेषित पादप हार्मोन कौन सा है? इथाइलिन, जिब्रेलिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सो सिंथेटिक प्लांट हार्मोन्स मीन्स जो प्लांट बॉडी की बाहर लैब में सिंथेसाइज किया हुआ है वो है 2,4-D, जिसको पूरी क्या नाम है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज गैसियस हार्मोन? गैसीय हार्मोन कौन सा है? इंडोल एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन या 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और प्लांट में इथाइलिन होता है जो गैसियस नेचर में है और ये प्लांट हार्मोन है, इनिबिटरी प्लांट हार्मोन है। विच ग्रोथ इनिबिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले इन सीनेसेंस? कौन सा वृद्धि नियंत्रक जीर्णता में देरी हेतु उत्तरदायी है? स्टूडेंट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ जीर्णता का कारण नहीं पूछा हुआ, यहाँ दिया हुआ है जीर्णता में देरी मीन्स जो जीर्णता को डिले करेगा। ऑप्शन दे रखे हैं एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन एंड काइनेटिक। अब आपको पता है एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन जीर्णता को बढ़ाने वाले। काइनेटिन जो है ये जीर्णता को डिले करता है। काइनेटिन का स्प्रे करके जीर्णता को रोका गया है और ये जो इफेक्ट है इसको हम रिचमंड लैंग इफेक्ट भी कहते हैं। रिचमंड लैंग इफेक्ट या रिचमंड लैंग प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज टर्म्ड एज? पराग नलिका का बीजांडों की ओर गति करना कहलाता है रसायनुवर्तन, जलानुवर्तन, धारानुवर्तन या स्पर्शानुवर्तन। पोलन ट्यूब जो है वो कीमोट्रोपिज्म प्रभाव के कारण बीजांडों की ओर गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, presence of parenchyma and less developed vascular tissues in plants is an adaptation for? पादपों में वायुतक की उपस्थिति व अल्प विकसित संवहनी उत्तक अनुकूलन है। वायुतक एयर स्पेसेस होते हैं मीन्स जब कॉर्टेक्स में सेल्स के बीच में बड़े बड़े गैप्स बन जाते हैं, काफी ज्यादा जगह होती है जिसमें वायु भर जाती है, इससे प्लांट्स को बायंसी मिलती है। एंड वेस्कुलर बंडल बहुत ही अल्प विकसित। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये एक्वेटिक हैबिटाट या जलीय आवासों के पौधों का होता है, क्योंकि जलीय आवास के पौधों को पानी की इतनी जरूरत नहीं होती, वो वैसे पानी में रहते हैं। तो संवहन बंडल जाइलम बहुत ही कम डेवलप्ड होता है और साथ ही बायंसी देने के लिए एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हेटेरोफिलस हैबिट? निम्न में से विषम पर्णी प्रवृत्ति होती है? हाइड्रिला में, लिम्नोफिला में, पोटामोजिटोन में या वेलिसनेरिया में। अब विषम पर्णी प्रकृति आपको पता होनी चाहिए। विषम पर्णी प्रकृति में क्या होता है, 2 टाइप्स की जब लीव्स मिलती हैं, ठीक है। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स यहाँ एग्जाम्पल में दे रखे हैं इसमें आपको देखना है कौन सा प्लांट ऐसा है जिसमें 2 टाइप्स की लीव्स हैं। करेक्ट ऑप्शन है हमारा लिम्नोफिला। इसमें जो सबमर्ज्ड लीफ होती है पानी के नीचे वो और फ्लोटिंग लीव्स दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लांट्स दैट ग्रो बेस्ट अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर? पादप जो सीधे सूर्य प्रकाश में बहुत अच्छी तरह से उगते हैं कहलाते हैं हेलोफाइट्स, हीलियोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स या शायोफाइट्स। तो ऐसे पादप जिनको सनलाइट की जरूरत होती है या ज्यादा लंबे समय तक जिनको लाइट की आवश्यकता होती है उनको हम हीलियोफाइट्स या आतोपदिक कहते हैं। जो छाया रागी होते हैं उनको ज्यादा लाइट नहीं चाहिए, वो छाया प्रिय होते हैं, ठीक है। और हाइड्रोफाइट्स जो पानी में उगते हैं एंड हेलोफाइट्स मीन्स जो सॉल्टी कंडीशंस में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज, इन स्पाइट ऑफ अबंडेंट वाटर प्रेजेंट इन द सोइल नियर सी शोर, प्लांट्स ग्रोइंग देयर शो जीरोफिटिक फीचर्स बिकॉज द सी शोर सोइल हैज। समुद्र किनारों की मिट्टी में अत्यधिक जल उपस्थिति के बावजूद वहां उगने वाले पादप मरुद्भिद लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि समुद्र किनारों की मृदा में होती है उच्च मृदा जलधारिता, अल्प मृदा जलधारिता, उच्च लवणीयता
या अल्प ह्यूमरस मात्रा। तो जो समुद्र के आसपास के इलाके होते हैं, सी शोर प्लेसेस जो हैं, वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनमें भी जीरोफिटिक कैरेक्टर मिलता है, क्योंकि वो भी वाटर स्ट्रेस को फील करते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन रीजन है वाटर स्ट्रेस का, वो प्लांट्स पानी होते हुए भी क्यों नहीं अवशोषित कर पाते, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो हाई सेलाइन होती है, उसकी लवणता अत्यधिक होती है। Leaves of rooted floating hydrophytes have stomata. मूलों द्वारा स्थिर प्लावी जलोद्भिद की पर्णों में रंध्र होते हैं, केवल अपाक सतह पर, केवल अभ्यक्ष सतह पर, केवल किनारों पर या दोनों सतह पर। तो जो रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं, उनकी ऊपरी सतह या एडेक्सियल सरफेस पर रंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the water which remains adsorbed on the surface of the soil particle is known as। मृदा कणों की सतह पर अधिशोषित जल कहलाता है केशिका जल, गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल या वाहित जल। जो रन ऑफ वाटर होता है मीन्स जो पानी बहकर गुजर जाता है, ठीक है, और गुरुत्वीय जल ऐसा जल जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण काफी नीचे तक चट्टानों तक आ जाता है। केशिका जल जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही फाइन प्लेसेस मिलते हैं, ये फाइन प्लेसेस कैपिलरी की तरह काम करते हैं, तो यहाँ जो पानी बहता है उसे हम केशिका जल कहते हैं। जो सॉइल पार्टिकल की सतह पर अधिशोषित हो जाता है वो जल है आर्द्रताग्राही या हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेस्कुलर टिश्यूज आर वेरी वेल डेवलप्ड इन। संवहनी ऊतक सुविकसित होते हैं अधिपादपों में, जलोद्भिद में, पैरासाइट्स में या मरुद्भिद पादपों में। संवहनी ऊतक जीरोफाइट्स में सुविकसित होते हैं, क्योंकि जो जीरोफाइट प्लांट होते हैं उनको पानी को अवशोषित करने के लिए काफी जड़ों को काफी गहराई तक जाना होता है, इसलिए जो उनका वेस्कुलर बंडल है वो वेल डेवलप्ड हो जाता है। उनके चारों तरफ उनका एनवायरनमेंट ड्राई होता है, वाटर की कमी होती है, इसलिए उनके वेस्कुलर बंडल जो है वेल डेवलप्ड पाए जाते हैं। जबकि जो जलोद्भिद होते हैं उनके वेस्कुलर बंडल रिड्यूस्ड होते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम इन। सर्वाधिक जल धारण क्षमता पाई जाती है चिकनी मिट्टी में, बजरी मिट्टी में, दोमट मिट्टी में या बुलई मिट्टी में। और आपको पता है चिकनी मिट्टी जो है सबसे ज्यादा वाटर को होल्ड कर सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। निम्न में से स्वतंत्र प्लावी जलोद्भिद है। चार ऑप्शन जो दिए हुए उसमें है हाइड्रीला, यूट्रिकुलेरिया, वेलिस्नेरिया या वुल्फिया, और दिए गए चार ऑप्शन में फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स वुल्फिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरोफाइट। निम्न में से मरुद्भिद है लेमना, निम्फिया, नीरियम या पिस्टिया। अब यहाँ पे लेमना, निम्फिया एंड पिस्टिया ये हाइड्रोफाइट्स प्लांट है एंड नीरियम इज जीरोफाइट प्लांट। Our next question is, the first biocide used in large quantity was। प्रथम जीवनाशक जिसका प्रचुर मात्रा में उपयोग हुआ, DDT, 2,4-D, पारा या मीथेन। तो फर्स्ट बायोसाइड इंसेक्टिसाइड जिसका बहुत बड़े स्केल पर यूज किया गया था पहली बार वो है DDT। 1940 में इसका यूज किया था मिलिट्री एरिया में एंड सिविलियन एरिया में मलेरियल पैरासाइट, टाइफस पैरासाइट को किल करने में। विच वन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक। निम्न में से कौन सा पादप रासायनिक धूम में सदैव उपस्थित होता है? फास्फोरस, मीथेन, एल्युमिनियम आयन या कार्बन मोनोऑक्साइड। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश टेक्सटिंग, विच वन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के कारण बनते हैं, ठीक है, और इसमें ओजोन ही हमेशा होता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी हमारे को ओजोन नहीं दिया हुआ, इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ स्पीशीज कंजर्वेशन।
निम्न में से प्रजाति संरक्षण की सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है? हमें किसी स्पीशीज को संरक्षित करके रखना है, उसको एक्सटिंक्ट होने से बचाना है, तो हमें क्या करना होगा? प्रजनन ऋतु में प्रजाति की जनगणना करना, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। आवासों का संरक्षण करना, परभक्षियों को हटाना, रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण करना। ये सेकेंडरी मेथड हो सकते हैं स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए, लेकिन हमारे को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उनके जो प्राकृतिक आवास है उनको बचाना चाहिए, उनको संरक्षित करना। Next question is most primary productivity in the surface water of lakes and ocean is by। झीलों व महासागरों के सतही जल में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता होती है। प्राथमिक उत्पादकता मीन्स प्रोड्यूसर्स की, जो प्रोड्यूस करेंगे। लाल व भूरे शैवालों से, प्लावी पादपों से, प्राणी प्लवकों से या पादप प्लावकों से। तो इसका करेक्ट आंसर है फाइटोप्लैंक्टॉन्स या पादप प्लावक। Next question, aquatic ecosystem cover approximately how much of the surface Earth surface? पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलीय इकोसिस्टम से आच्छादित है? तो पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग है जो एक्वेटिक इकोसिस्टम से कवर्ड है, और हमारे को यहाँ पर ऑप्शन में 75 दिया हुआ है, सो 75 इज द करेक्ट आंसर। Next question is warm air rises to cause a region of low pressure, जिन्हें हम डोलड्रम्स भी कहते हैं, एट। गर्म हवा ऊंचाई की ओर उठकर कम दबाव का क्षेत्र डोलड्रम उत्पन्न करती है। डोलड्रम जो है वो 0 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स पर बनते हैं, ठीक है। वहां पर हवा जो है बहुत ही कम रहती है, मतलब नेग्लिजिबल होती है, तो हवा का दबाव भी बहुत कम होता है। सो आंसर इज 0 डिग्री। वैसे करेक्टली है जो है डोलड्रम्स 5 डिग्री साउथ एंड नॉर्थ लैटिट्यूड्स पर बनते हैं, बट हमें 5 नहीं दिया हुआ, सो हम आंसर 0 करेंगे। नेक्स्ट इज ड्राई क्लाइमेट्स टिपिकली अकर एट। शुष्क जलवायु विशिष्टता होती है 0 डिग्री अक्षांश पर, 30 डिग्री अक्षांश पर, 45 डिग्री अक्षांश पर या 60 डिग्री अक्षांश पर। तो ड्राई क्लाइमेट्स जो है 30 डिग्री अक्षांश या लैटिट्यूड्स की विशिष्टता है। द लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फीयर इज द। जैव मंडल में सल्फर का सबसे बड़ा भंडार है वायुमंडल, महासागर, जीव या चट्टाने। तो जैव मंडल पर सल्फर का सबसे बड़ा भंडार रॉक्स या चट्टाने हैं। द मेन नाइट्रोजन रिजर्वियर इन द बायोस्फीयर इज। जैव मंडल में नाइट्रोजन का मुख्य भंडार है वायुमंडल, महासागर, जीव या चट्टाने। जैव मंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक परसेंटेज में वायुमंडल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मिलती है। About how much of the solar energy that falls on the leaves of a plant is converted to chemical energy by photosynthesis? पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का करीब कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। वो कह रहा है पत्तियों पर जो लाइट आ रही है उसका कितना परसेंट भाग फोटोसिंथेसिस के द्वारा लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और वो है 1%। अगर यहाँ पर पार पूछा जाता, यहाँ डायरेक्ट सोलर एनर्जी दे रखी है, अगर ऐसा पूछा जाता पत्तियों पर पड़ने वाले पार ऊर्जा का, पार मीन्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको हम पार कहते हैं, उसका कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो आंसर होता है हमारा 2 to 10%। पार का 2 से 10% रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है, और रेडिएशन हमसे पूछी हुई है सोलर एनर्जी, उसका 1%। तो जब भी हम अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करें, हमारे को बहुत ही ध्यान से अपने प्रश्न को पढ़ना चाहिए। The rate at which light energy is converted to the chemical energy of organic molecules is known as ecosystem। जिस दर से प्रकाश ऊर्जा का कार्बनिक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है कहलाती है इकोसिस्टम की। अब यहाँ जो इतनी लंबी लाइन दे रखी जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दी है। लाइट एनर्जी
किस में कन्वर्ट होती है? फूड में, ठीक है। और फूड कौन बनाता है? लाइट एनर्जी से फूड कौन बनाते हैं? ओनली प्लांट्स या हमारे प्रोड्यूसर्स। तो ये क्या पूछा है? अभी जो प्लांट्स ने लाइट एनर्जी से जो फूड बनाया है वो उनकी प्रोडक्टिविटी पूछी हुई है। तो आंसर है सकल प्राथमिक उत्पादकता या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, प्राथमिक प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर्स की होती है यानी कि प्लांट्स की, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कंज्यूमर्स की होती है, उपभोक्ताओं की होती है, ठीक है। एक चीज, सकल मतलब होता है जितनी लाइट पड़ी उसका जितना अमाउंट फूड में या रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्टेड हो गया, दैट इज सकल। प्लांट्स जितना बनाया है, सकल जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, उसका कितने परसेंट भाग अपने खुद की वृद्धि के लिए, अपने खुद के मेटाबॉलिक के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद कितना बच जाता है कंज्यूमर्स के लिए, वो होती है नेट, ठीक है। सो नेट प्रोडक्टिविटी क्या हुई? जो प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स को अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड अ। अंतर संबंधित भोजन श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है। अंतर संबंधित भोजन श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमको कि फूड चेन का ग्रुप, सो फूड चेन का ग्रुप कहलाता है फूड वेब या भोजन जाल। एक ये क्वेश्चन अभी रह गया, इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। द सीक्वेंस ऑफ स्पीशीज through which the organic molecules in a community pass is called a। एक समुदाय में प्रजातियों का वह क्रम जिसके द्वारा कार्बनिक अणुओं का हस्तांतरण होता है, ठीक है। क्या पूछा है? प्रजातियों का वह क्रम, स्पीशीज का सीक्वेंस पूछा हुआ है, मीन्स प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस पूछा हुआ है, इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? फूड चेन या भोजन श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स एंटर ए कम्युनिटी बाय वे ऑफ द। ऊर्जा व पोषकों का एक समुदाय में प्रवेश होता है। किसी कम्युनिटी में ऊर्जा व पोषक फूड चेन के थ्रू एंटर करती है, ठीक है। अब हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से हम देखते हैं उत्पादकों के द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा, अपमार्जकों के द्वारा या अपरधारियों के द्वारा, मीन्स डेट्रीवर्स। तो स्टूडेंट टू टाइप्स की फूड चेन होती है, एक होती है प्रोड्यूसर फूड चेन जिसे हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, और दूसरी होती है डेट्रीवर्स फूड चेन। दोनों ही फूड चेन के थ्रू एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स कम्युनिटी में एंटर करते हैं। जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है, ग्रेजिंग फूड चेन वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, ठीक है, मीन्स उपभोक्ताओं से। और जो डेट्रीवर्स फूड चेन होती है वो अपमार्जकों से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दे रखा है उसमें हम उत्पादकों के द्वारा उस पर टिक करेंगे, लेकिन हमें दिया होता है 1 व 4 दोनों ऐसे दिया होता तो हम इस वाले ऑप्शन पर टिक करते, क्योंकि दोनों ही के थ्रू कम्युनिटी में एनर्जी न्यूट्रिएंट साइकिल का एंट्री होती है। Our last question is which of the following organisms will be the first to colonize a bare rock? निम्न में से कौन से जीव एक अनावृत चट्टान पर सर्वप्रथम बसते या उपनिवेशित होते हैं? एक वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप या बहुवर्षीय पादप और लाइकेन। अनावृत चट्टान पर सबसे पहले बसने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं लाइकेन। ये बेयर रॉक्स पर क्रिया करके उसको फर्टाइल सोइल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सक्सेशन। सो इन दिस वे स्टूडेंट आज हमने एसीएफ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। जल्दी ही हम आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेशन दें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।